हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वाली क्लास में हमने सीख लिया हुआ था कि कूलाम का नियम क्या है और उस पर काफ़ी और चीज़ें जैसे प्रवैद्युतांक क्या होता है, वैद्युशीलता का मात्रक, मान और विभव सूत्र क्या होता है, ये सब छोटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम में आती हैं वो सब चीज़ें हमने पिछली वाली क्लास में सीख लिया हुआ है। तो अगर आप लोग पिछली वाली वीडियो नहीं देखे तो पहले आप लोग पार्ट 2 देखिए, तब जाके आप पार्ट 3 देखेंगे, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्या कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। तो प्यारी सी हेडिंग डालेंगे, सुंदर सी हेडिंग डालेंगे कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है। तो हेडिंग भाई आप लोग डालेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप, यानी जो हम लोग कूलाम का नियम पढ़े हैं उस कूलाम के नियम को हम लोग सदिश रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, ये चीज़ हम लोग आज सीखने वाले हैं। देखिए भाई ज़रा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक निर्देशांक ज्यामिति निरूपित करते हैं ना। जैसे देखो ये मतलब ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष और ये हमारा हो गया z अक्ष। तो तीन अक्ष हो गए x, y और z। इसको हम लोग क्या बोलेंगे x, इसको क्या बोल देंगे y, इसको क्या बोल देंगे z। मान लेते हैं कि हमारे दो बिंदु आवेश हैं। कितने? दो बिंदु आवेश हैं और दोनों बिंदु आवेश धनात्मक आवेश हैं। कैसे आवेश हैं? धनात्मक आवेश हैं। तो हम दो धनात्मक बिंदु आवेश ले लेते हैं। देखो ये हमारा धनात्मक आवेश हो गया Q1 और ये हमारा धनात्मक आवेश हो गया Q2। ठीक है, हमने क्या ले लिया? दो धनात्मक बिंदु आवेश Q1 और Q2 ले लिए हैं। इस Q1 और Q2 का मूल बिंदु, यहाँ पे मूल बिंदु होगा, Q1 और Q2 का मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु यहाँ पे O है, इस O के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश, क्या स्थिति सदिश R1 वेक्टर है और Q2 का स्थिति सदिश R2 वेक्टर है। ठीक है, तो Q1 का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है? R1 है और Q2 का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है? R2 है। ठीक है, अच्छा अब देखिए भाई जरा, तो यहाँ पे अगर Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा, किस पर बल लगेगा? Q2 पर बल लगेगा, मतलब दो पर बल लग रहा है, दो पर बल लग रहा है। देखो भाई F मतलब बल, किस पर लग रहा है? दो पर बल लग रहा है, किसके कारण? एक के कारण। लिखने का तरीका समझ में आ गया? दो पहले क्यों लिखा गया भाई? F21 क्यों लिखा गया? 2 पर बल लग रहा है। बाद में किस, बाद में कौन है? 1 है, 1 मतलब 1 के कारण। दो पर बल लग रहा है, किसके कारण? एक के कारण। और इसको क्या कह देंगे भाई? ये तो अब आप समझ ही गए होंगे। इसको क्या लिख देंगे? F12। क्यों F12 लिखेंगे? 1 पर बल लग रहा है 2 के कारण, और यहाँ पे 2 पर बल लग रहा है 1 के कारण। ये बात समझ में आ गया कि भाई बल हमने कैसे लिखा हुआ है ना, बल को हमने कैसे दिखाया हुआ है। अब इसकी पोजीशन दिखा लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 1 से 2 पर आएंगे, किससे? 1 से अगर हम 2 पर आते हैं, 1 से 2 पर आएंगे तो उसको हम दिखाएंगे। देखो 1 से 2 पर आ रहे हैं, 1 से 2 पर। ठीक है, ये 1 से 2 पर, देखो ये देखो तीर का निशान 1 से 2 पर, यानी आवेश 1 से आवेश 2 पर आ रहे हैं। अगर हम आवेश 2 से 1 पर जाएंगे तो ये हमारी जो तीर है, ये तीर कुछ ऐसे हो जाएगी कि नहीं भाई? एकदम से ऐसे हो जाएगी। क्या? R2 से 1 पर, R2 से 1 पर ये तीर, देखो ये तीर को समझना है, ये तीर को हमें समझना है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा कि डायग्राम में कैसे कैसे क्या चीज़ बना है। दो आवेश हैं Q1 Q2। ठीक है, उसको उसकी मूल बिंदु ना, उसकी मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 और R2 है। ठीक है, 1 पर बल लगेगा तो F12, 2 पर बल लगेगा तो 2 1 लिखेंगे। ठीक है, चलिए भाई इतना चीज़ समझ में आ गया। तो अब हम लोग इसमें शब्द नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, शब्द मैं केवल बोल दे रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि शब्द लिखने की आवश्यकता है तो लिख सकते हैं, बाकी शब्द बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ जरूरी होता है। ठीक है, लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो? माना दो बिंदु आवेश, माना दो धनात्मक बिंदु आवेश Q1 व Q2, माना दो धनात्मक बिंदु आवेश Q1 व Q2 जिनकी मूल बिंदु O से, जिनकी मूल बिंदु O से स्थिति सदिश वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है। ठीक है, वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है। इतना तो हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे?
कि आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर, आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर लगने वाला बल F है। क्या हो जाएगा भाई, F2 पर लग रहा है तो F21। तो इस चीज़ को मैं शब्दों में लिख कर रहा हूँ। क्या लिखें भाई, आवेश Q1 के कारण, किसके कारण, Q1 के कारण आवेश Q2 पर, आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर क्या, लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या हो, लगने वाला बल F12 हो यहाँ पे, यानी भाई 2 पर लग रहा है तो 2 हो जाएगा, F21 हो, F21 हो तब हमारा क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर। देखो भाई ये अभी तक जो हम लोग कूलाम का नियम पढ़े हुए हैं, कूलाम के नियम में आपको बताया गया भाई F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये बल का जो केवल परिमाण है, इसमें कहीं दिशा है नहीं, इसलिए यहाँ पे ये तीर नहीं लगा हुआ था। जब तीर लग जाएगा तो हमें ये तो बल का केवल यहाँ से यहाँ तक परिमाण दिखाई दे रहा है, तो इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इसके दिशा को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे तीर लगा दिए हैं तो हमें बल का परिमाण के साथ साथ बल की दिशा को दिखाने वाला कोई होना चाहिए। तो वहाँ पे ये करते भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान, अब देखो भाई F12 मतलब 2 पर बल लग रहा है, किसके कारण, 1 पर बल लग रहा है, यानी 1 से 2 पर, 1 से 2 पर हम लोग कौन सा आ रहे हैं भाई, 1 से 2 पर, 1 से 2 पर देखो ये ना R12 यही वाला है R12, तो नीचे क्या हो जाएगा R12 स्क्वायर, R12 स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा R12 कैप। अब ये सर R12 कैप क्या ला दिया भाई, यही क्या दिखा रहा है, दिशा दिखा रहा है, यही क्या है, दिशा दिखा रहा है। इसे बोलते हैं इकाई सदिश, इसे क्या बोलते हैं, इकाई सदिश। इकाई सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है, जिसका परिमाण 1 होता है उसे क्या कहते हैं, इकाई सदिश कहते हैं। और यह इकाई सदिश केवल दिशा को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, इकाई सदिश केवल दिशा को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये बात समझ में आ गई कि F21 वेक्टर 2 पर बल लग रहा है, 1 के कारण लग रहा है, तो F21 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। आर का काम कौन हुआ, R1/1, 2 पर बल लग रहा है, 1 के कारण लग रहा है, यानी 1 से 2 पर, तो 1 से 2 पर R12 डिस्टेंस, ठीक है, R12 का स्क्वायर, R12 कैप, ये क्या दिखा रहा है, बल की दिशा को दिखा रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, बल की दिशा को दिखा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमारा जो है क्या कि आवेश है, आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाला बल, ठीक है। इसी प्रकार क्या लिख दें, F12 वेक्टर, F12 वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि 1 पर बल लग रहा है, किस पर बल लग रहा है, 1 पर बल लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण लग रहा है, 1 पर बल लग रहा है 2 के कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान, अब देखो भाई 1 पर बल लग रहा है, 1 पर 2 के कारण, मतलब 2 से 1 पर जाना है, 2 से 1 पर कौन जा रहा है, R21, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R21 स्क्वायर, यहाँ पे R21 कैप, क्या हो गया R21 कैप। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसके मान लिया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए भाई जरा ध्यान से कि यहाँ पे आपको क्या समझना है, कभी आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे वेक्टर में कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि आप वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में बराबर हैं, तो आप कहोगे नहीं सर बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि एक की दिशा इधर है, ए की दिशा इधर है लेकिन बी की दिशा इधर है। तो अगर इसको बराबर करना है तो क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए जो है बराबर है माइनस वेक्टर बी के। बोलो भाई, वेक्टर ए बराबर है माइनस वेक्टर बी के। क्यों बराबर है माइनस वेक्टर बी के, क्योंकि बी की दिशा इधर है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला जो R12 है इसकी डायरेक्शन ये है, जबकि R21 की डायरेक्शन ये वाली, देखो ये यहाँ पे तीर है, R21 की डायरेक्शन कौन है, ये वाली है R21 की डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शन एक ही में है, नहीं है, जैसे यहाँ पे ए और बी एक ही में है, नहीं है, उसी प्रकार से यहाँ पे दोनों एक ही में है, नहीं है। तो बराबर करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी नहीं है ना, क्यों बराबर नहीं था, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में नहीं थे। उसी प्रकार से यहाँ पे तो हम लोग क्या लिख देंगे, सिंस
R12 वेक्टर जो होगा बराबर होगा माइनस R21 वेक्टर के। अरे मेरे भाई, इसको चाहे आप वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी लिखो या वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर ए लिखो, तो चाहे हम R21 वेक्टर बराबर माइनस R21 वेक्टर लिखें या R21 वेक्टर बराबर माइनस R12 वेक्टर लिखें, ठीक है। अब देखो, अब इसका यूज यानी R12 की जगह पे, R12 कहाँ पे, यहाँ पे है, R12 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस R21 वेक्टर। क्या लिख सकते हैं, माइनस R21 वेक्टर। तो हम क्या लिख दें इसको, समीकरण 3 मान लें। समीकरण 3 का यूज समीकरण किस में करने पर, समीकरण 3 का प्रयोग किस में कर दें, समीकरण 1 में कर दें, ठीक है। क्यों, क्योंकि R12 का मान पता है, R12 का मान क्या है, ये। अब R12 का मान यहाँ पे रख दें, तो समीकरण 1 में समीकरण 3 का प्रयोग करने पर, ठीक है, या डायरेक्ट लिख दें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, मतलब 3 का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, समीकरण 1 में प्रयोग कर रहे हैं। जब 1 में प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आगे क्या, Q1 Q2 बटा R12 की जगह पे माइनस, अच्छा माइनस का स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R21 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस R21 कैप, हुआ कि नहीं। अच्छा, अगर मैं इस माइनस को बाहर कर लूँ, एकदम सर बाहर कर लीजिए, फिर ही है, एकदम बाहर कर लेते भाई, R21 वेक्टर बराबर माइनस को एक बाहर कर लिया, बचा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R21 स्क्वायर R21 कैप। अब बताओ भाई, इसको देखो ध्यान से, ये वाला मनवा, ये वाला यहाँ से तक का मनवा, इसमें से किसी के बराबर दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, इसके बराबर दिख रहा होगा। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R21 स्क्वायर R21 कैप, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का मान, यहाँ से यहाँ तक का मान माइनस को छोड़ दिया जाए तो इसके बराबर हुआ कि नहीं, इसके बराबर हुआ कि नहीं, एकदम बराबर हुआ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि F21 वेक्टर, जो आपका F21 वेक्टर है वह बराबर है, F21 वेक्टर बराबर है किसके, माइनस को हटा दो, ये पूरा मान किसके बराबर, F12 के बराबर, माइनस F12 वेक्टर के बराबर है। बस यही इतना हमको सिद्ध करना है। ये आपको क्या दिखा दिया कि कूलाम के नियम का सदिश रूप कैसे कैसे आया है और कैसे कैसे क्या हुआ है। अच्छा, ये चीज़ क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये चीज़ प्रदर्शित कर रहा है कि इसके कारण इस पर बल या इसके कारण इस पर बल का जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वह समान होता है, इक्वल होता है, जबकि डायरेक्शन क्या होता है, अलग होता है। तो भाई डायरेक्शन, ये माइनस है ना, माइनस मतलब क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन क्या है, चेंज है। इसके कारण इस पर बल और इसके कारण इस पर बल का जो परिमाण है वह परिमाण तो बराबर है, परिमाण क्या है, बराबर है, लेकिन क्या चेंज है, डायरेक्शन चेंज है। इसका मतलब है कि यह जो कूलाम के नियम का सदिश रूप है वह न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही ना, भाई एक झापड़ मारो सन से, सामने वाला भी एक झापड़ मारे उतनी ही तेज से जितने तेज से तुम मारे रहो, ठीक ना। तो वही क्या हुआ, वही न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो यहाँ भी दोनों बल क्या है, बराबर हैं, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। तो ये जो कूलाम के नियम का सदिश रूप है वह क्या कर रहा है, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन कर रहा है, ठीक है, यहाँ चीज़। अच्छा, इसको और एडवांस में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के करना चाहते हैं तो बढ़ा चढ़ा के भाई कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा और देखते हैं। हालांकि यहाँ तक तो काफ़ी सूटेबल है, ठीक है, आपको यहीं तक करना है, बाकी और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा जब पसंद आएगा तभी आप लोग करिए, बाकी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। कूलाम के नियम सदिश रूप पूछे, बस आपको यहीं तक करना है। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तब समय है तब एक्स्ट्रा चीज़ आप लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अभी तो समझना है ना, समझने के लिए एक्स्ट्रा तो समझ में करेंगे। तो एक्स्ट्रा चीज़ समझते भाई इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें कैसे एक्स्ट्रा क्या होगा, ठीक है। ये हमारा जेड वाला था ना, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो भाई R12 कैप, तो आप लोग कभी पढ़े होंगे कि ए कैप से मतलब ए कैप मतलब क्या है, वेक्टर ए का इकाई सदिश है, और ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए लिखो, मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखो, या फिर इसी को आप मॉड ऑफ वेक्टर ए ना लिख करके केवल ए लिख दो, मॉड ऑफ वेक्टर ए ना लिख करके केवल ए लिख दो। मॉड ऑफ वेक्टर ए और ए दोनों बराबर हैं। ये मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या दिखा रहा है, वेक्टर ए का परिमाण, और ये क्या है, ए का परिमाण, ठीक है। चलिए भाई, तो इसी प्रकार से हम लोग अगर एक ए कैप का काम कौन कर रहा है, R12 कैप कर रहा है,
R12 कैप कर रहा है, तो R12 कैप, R12 कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, देखो वेक्टर ए अपान ए, वेक्टर ए मतलब R12 वेक्टर अपान R12, ये लिख सकते हैं ना, एकदम से लिख सकते हैं। अब देखो भाई यही मनवा यहाँ पे ले जाके रख दें, यानी समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में यही मान ले जाके क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। जब समीकरण 1 में पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर, R12 स्क्वायर, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, R12 वेक्टर अपान R12, ठीक ना, R12 वेक्टर अपान R12। अब देखो जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, ये 2 घात और ये 1 घात, और 2 1 3 घात, 2 1 3 घात, F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12, कितनी घात हो गई, 3 घात हो गई, R12 की कितनी घात हो गई, 3 घात हो गई, और यहाँ पे R12 वेक्टर, R12 वेक्टर। अब हम लोग R12 वेक्टर का मान चित्र से निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चित्र से, चित्र से। अब चित्र को भाई थोड़ा ध्यान से एकदम समझना है। चित्र में आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक क्या, ये R1 की जो डायरेक्शन है ये वाला है, ठीक है, ये हुआ R1 डायरेक्शन, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ, ये वाला R2 की डायरेक्शन, ठीक ना, ये वाला आपकी है R1 की डायरेक्शन, ये वाला है आपका R2 की डायरेक्शन, ठीक है। तो R1, ठीक है, कैसे लिखेंगे चित्र से, R1 वेक्टर, ठीक। अब हम लोग R1 की इसी की दिशा में जा रहे हैं, अगर ऐसे जाते तो माइनस में, उसकी दिशा में आ रहे हैं तो प्लस में, ये वाला ऐसे चिन्ह ना, तो क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस में कौन है ये, R12 वेक्टर, R12 वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। ये देखो भाई हम आ रहे इधर, इसका चिन्ह क्या है, इसका तीर इधर का लगा है, अगर तीर इधर का लगा होता तो प्लस में, और तीर उधर का लगा है तो माइनस में, ठीक है, माइनस R2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग R12 वेक्टर का मान चाहिए, तो R12 वेक्टर कितना हो जाएगा, R12 वेक्टर बराबर, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस हो गया R2 वेक्टर, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो गया R1 वेक्टर, यानी R12 वेक्टर का मान आया R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यही मनवा ले जाके यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा कि F12 है ना, F21 है, F21 है ना, F21 वेक्टर बराबर क्या मिला भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q1 Q2 अपान R12 क्यूब, R12 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यहाँ पे घात 3 लगा सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1, यानी वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ठीक है, ये भाई हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, अगर चाहे तो आप लोग यहाँ तक भी कर सकते हैं, ठीक है, ये समझ अगर आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस ये इकाई सदिश वाला फार्मूला लग गया, ये अच्छा ये चीज़ हमने कौन सा किया है, F21 वेक्टर, F21 वेक्टर, इसी प्रकार से हम लोग F12 वेक्टर को भी चेंज कर सकते हैं, F12 वेक्टर को भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। भाई पहले आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो ले सकते हो, साइड हो गया हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जगह यहाँ पे बनाते हैं, तब जाके उसको कैसे चेंज कर सकते हैं ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो भाई, जैसे जैसे इसको किए वैसे ही एकदम इसको भी करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करने वाले हैं भाई, देखो ज़रा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि R12, तो यहाँ पे क्या है R21 कैप है, तो R21 कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर R21 अपान R21, होगा कि नहीं, एकदम होगा। अब यही मान यहाँ पे ले जाके रखते हैं, जब रखेंगे तो F12 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान इस अपान क्या हो जाएगा भाई R21 स्क्वायर इंटू इसकी जगह पे क्या हो जाएगा वेक्टर R21 अपान R21, यहाँ पे 2 घात यहाँ पे 1 घात मिला के कितना घात हो गया 3 घात, जैसे यहाँ पे किए थे, ठीक है। तो F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R21 की घात 3 बार, ठीक है। और यहाँ पे R21 वेक्टर, अब जैसे चित्र वाला यहाँ भी यूज किए थे, चित्र वाला यहाँ भी यूज करते हैं, तो फिर मिटाना पड़ेगा। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, मिटा देते हैं ना।
अब देखो ये चीज़ इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, चित्र से। तो क्या करेंगे अब की बार हम लोग चित्र से, जैसे यहाँ पे चित्र वाला, इसलिए देखो इसको मिटाया नहीं ताकि दोबारा हम समझा सके आपको। तो चित्र से देखो भाई आपकी, हमने इसमें क्या लिखा था, r1 वेक्टर प्लस, ये तीर देखना था हमें, ये तीर वाला देखो यहाँ पे आया था तो ये वाला प्लस हुआ, फिर इसके ये वाला तीर हमें आना इधर है लेकिन तीर की डायरेक्शन इधर है तो हमने माइनस में लिया था। अब इसको देखो भाई, हमें क्या निकालना है, r21 निकालना है। r21 कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब हम तीर वाली डायरेक्शन में चलते हैं। ये वाला देखो, ये वाला जब डायरेक्शन में चलेंगे इधर वाला तीर है, यानी तीर की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला हो गया r2 वेक्टर, ठीक है। ये तीर की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस r21 वेक्टर, ठीक है। ये तीर इधर है लेकिन हम आ रहे इधर हैं तो माइनस हो जाएगा, r1 वेक्टर बराबर क्या हो गया, 0, बराबर क्या हो गया, 0। हमें किसका मान चाहिए, r21 वेक्टर चाहिए। तो r21 वेक्टर बराबर, ये माइनस उधर गया प्लस हो गया, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ठीक है। अब ये वाला मान यानी r21 वेक्टर का मान यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं ना, एकदम से रख सकते हैं। तो जब हम लोग मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, मान रखेंगे तो f12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपान r1 वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 की घाते 3। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई हम लोग कि वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा कि कूलाम के नियम को सदिश रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कूलाम के नियम को सदिश रूप में कैसे लिखा जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आप लोग अपनी नोट्स कॉपी में सुंदर तरीके से फिगर बना करके कैसे कैसे हुआ है, अगर नहीं समझ में आए एक बार वीडियो को फिर से देखो, ठीक है। और यही तो वीडियो देखने में फ़ायदा होता है, भाई आपको कोई चीज़ समझ में आई फिर से पढ़वाओ, ठीक है। लेकिन यही क्लासरूम में थोड़ा सा कम हो पाता है। तो आप लोग को जो समझ में नहीं आया वीडियो को फिर से देखिए और उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। यानी वहाँ पे कूलाम का नियम तो केवल 2 आवेशों के लिए, आपने देखा केवल 2 आवेश है, एक आवेश और एक आवेश। तो कूलाम का नियम वहीं पर अप्लीकेबल होता है जहाँ पर 2 आवेश हैं। अगर 2 आवेश से ज़्यादा हैं, 2 आवेश से ज़्यादा हैं, मतलब कोई ऐसा निकाय है जहाँ पे 2 आवेश से ज़्यादा हैं, वहाँ पर कूलाम का नियम नहीं काम करता है। वहाँ पे एक अध्यारोपण का सिद्धांत बनता है और अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तब तक के लिए मिलते अगली क्लास में। आप लोग अपने बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए और सुंदर सा नोट्स बनाते रहिए और वीडियो अगर पसंद आया उसको शेयर वेयर करते रहिए। चलिए भाई मिलते हैं, तब तक के लिए सबको बाय बाय।